51 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओज ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ, यानी कि ये जो कविता है, ये जो पोइम है, ये जो ओड है, वो कौन से रूप में लिखा गया है? तो पिंडायरिक ओड। ठीक है, कैसा ओड कहलाता है ये? पिंडायरिक ओड। अगला इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, द पोइम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड कैसा ओड है? पिंडायरिक ओड है। टोटल इसमें कितने स्टेंजा हैं? तो इसमें 11 स्टेंजा हैं। डेट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ कोलरिज कन्वर्सेशनल पोइम, यानी कि अगर इस पोइम को टोटल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितने एस्पेक्ट, कितने पहलुओं पर बात की है। जो कॉलरेज के संवादात्मक, यानी कि जिस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तो संवादात्मक कविताओं और बाइबल की धार्मिक भावनाओं और जो संत अगस्तीन होते हैं, कौन? संत अगस्तीन होते हैं के कार्यों और सोगित तथा सर्वनाशकारी पहलुओं को जोड़ती है। तो बहुत सारी एस्पेक्ट के ऊपर इस कविता के अंदर बात कही गई है। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से किसको रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लिरिकल बैलेड्स को। किसको? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर देख लो, लिरिकल बैलेड्स इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर आपसे ये पूछे कोई कि मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म किसको कहा जाता है, तो आंसर आप कर दोगे लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड विद अ फ्यू अदर पोइम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरेज। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लिरिकल बैलेड थे इसमें 4 पोइम किसकी थी? 4 पोइम का जो कलेक्शन था वो एस टी कॉलरेज के द्वारा दिया गया था, और 19 पोइम जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा? डब्ल्यू यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। और लिरिकल बैलेड में टोटल पोइम कितनी थी? 23 पोइम थी, ध्यान बनाए रखना, जिसका फर्स्ट पहली बार ये जो पब्लिश हुई थी वो 1798 में पब्लिश हुई थी। अगला अगर 53 नंबर की हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज द टाइटल ऑटोबायोग्राफिकल पोइम रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है उसमें, यानी कि व्हाट इज द टाइटल, उसका टाइटल क्या है ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का। उस ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का आपको नाम बताना है, उसका टाइटल बताना है। रिलेटेड जो संबंधित है टू चाइल्डहुड, इनके बचपन से संबंधित है, तो उसका टाइटल दोस्तों क्या है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी। ध्यान बनाए रखना, देखो आंसर क्या दे रखा है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी जो है वो इज मीन्स है द टाइटल, शीर्षक है आप विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का शीर्षक है। और ये जो पोइम है वो रिलेटेड है टू हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से रिलेटेड है। तो अगर आपसे आंसर ये पूछा जाए कि उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफिकल पोइम का टाइटल कौन सा है, तो आप तुरंत नाम ले दोगे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी। 54 नंबर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क इज नोन, जाना जाता है फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। मतलब ये हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ का निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कृति, कौन सी रचना थी जो उनके पोएटिक डिक्शन के सिद्धांत के लिए जानी जाती है। तो कौन सी थी दोस्तों? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798। यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर क्या दे रखा है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798 वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो वर्क था वो किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नॉन फॉर एज, जाना जाता है थ्योरी ऑफ हिज पोएटिक डिक्शन, उनके पोएटिक डिक्शन की थ्योरी के लिए जाना जाता है। पोएटिक डिक्शन इज द टर्म यूज टू रेफर द लिंग्विस्टिक स्टाइल। अगर हम इनके पोएटिक डिक्शन की बात करें तो इनके लिंग्विस्टिक स्टाइल, इनकी वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली और कविता लेखन के लिए जानी जाती है। वोकैबुलरी है, मेटाफर है, यूज्ड इन दी राइटिंग ऑफ पोइट्री। जब ये पोइट्री लिखते तो इन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा प्रयुक्त करते थे, यूज करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 55 नंबर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स वाज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो कौन सी नहीं लिखी गई? डैफोडिल्स लिखी गई है, सॉलिटरी रिपर लिखी गई है, टिंटन अबे भी लिखी गई है, लेकिन ये लव्स फिलॉसफी जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो लव्स फिलॉसफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ली हंट के द्वारा इसको लिखा गया था। किसके द्वारा? ध्यान बनाए रखना, ली हंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी, पीबी शैली के द्वारा। लव्स फिलॉसफी किसके द्वारा लिखेगी, माफ़ करना, रिटन बाय पीबी शैली। और ये पब्लिश कराई गई थी किसके द्वारा, ली हंट के द्वारा, माफ़ करना, ली हंट के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, लव्स फिलॉसफी को। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया फिर से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। ये ऊपर के तीनों जो है विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा है। लव्स फिलॉसफी जो है वो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देखो अच्छे से लिखा हुआ है, इट वाज रिटन बाय पीबी शैली, लेकिन इसको पब्लिश्ड 1819 में किया गया था। और किसके द्वारा, ली हंट के द्वारा। 56 में अगर हम बात करें 56 की, तो विलियम बर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन द कोलैबोरेशन विद। देखो विलियम बर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को किसके कोलैबोरेशन में पब्लिश किया था, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एस टी कॉलरेज, जिसमें विलियम बर्ड्सवर्थ की 19 पोइम थी और एस टी कॉलरेज की कितनी थी, 4 पोइम थी। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, लिरिकल बैलेड कलेक्शन ऑफ पोइम्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 1798 में बाई सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम बर्ड्सवर्थ, यानी कि ये दोनों का सम्मिलित वर्क था, दोनों का कोलाबरेटेड वर्क था। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और इसी से जो है बिगिनिंग मानी जाती है किसकी, इंग्लिश रोमांटिसिज्म की। तो यहाँ से भी ध्यान बनाए रखना, जिसके प्रकाशन को अक्सर कुछ विद्वानों के द्वारा अंग्रेजी रोमांटिसिज्म की शुरुआत के संकेत के रूप में नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर पे कि पैंथेज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, यानी कि जो पैंथेज्म होता है। अच्छा, पैंथेज्म का पहले मतलब बता दीजिएगा। हमें याद आ रहा है पैंथेज्म का प्रकृति का पुजारी, यानी कि सर्वेश्वरवाद कहते हैं, जो सभी सर्वेश्वरवाद पैंथेज्म विलियम बर्ड्सवर्थ, ये किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ से। आंसर देख लो इसका क्या है, पैंथेज्म रेफर दे बिलीव डैट गॉड एग्जिस्ट। देखो हमने क्या कहा कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट करता है इन ऑल नेचुरल थिंग्स, इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विलियम बर्ड्सवर्थ हु इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर। जो पैंथेज्म है इस विश्वास को संदर्भित करता है, रेफरेंस देता है कि ईश्वर सभी प्राकृतिक चीज़ों में मौजूद है। जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि मौजूद है इन ऑल नेचुरल थिंग, जितनी भी हमारी नेचुरल थिंग्स हैं, जितनी भी, यानी कि सभी प्रकार की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें भगवान ईश्वर मौजूद है, जो विलियम बर्ड्सवर्थ से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। और विलियम बर्ड्सवर्थ को हम प्रकृति का उपासक यानी कि प्रकृति का पुजारी कहते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर बोलते हैं। 58 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बॉडीड इन टिंटन अवे। क्वेश्चन ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक रोमांटिक कल्पना, जो रोमांटिक इमेजिज्म है या इमेजिनेशन है, से संबंधित थीम नहीं है। तो कौन सी थीम जो है रोमांटिक इमेजिनेशन की थीम नहीं है, जैसा कि टिंटन अवे में निहित है। तो देखते हैं कौन सी थीम नहीं है, सीधे आंसर पर चलते हैं। इसके आंसर क्या है हमारा, बी, यानी कि बी से मतलब ये है, ये वाला आंसर, द अल्केमी ऑफ द माइंड इज बाउंड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्डली परसेप्शन इनटू द न्यू पोइटिक फॉर्म्स। यानी कि मन की जो कमियां होती हैं, क्या कहा गया इसमें, मन की जो कमियां होती है, अल्केमी ऑफ द माइंड, अल्केमी का मतलब होता है कमी। तो मन की कमियां सांसारिक धारणाओं को एक नए काव्य रूप में बदलने से बंधी हुई हैं। थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार इस ऑप्शन को कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये बड़ा, इसका आंसर मैं पढ़ देता हूँ, आंसर थोड़ा समझा देता हूँ। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे इज अ पोइम। ये क्या है, एक पोइम है, विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया। इसका होल टाइटल है हमारा लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द बे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13। यानी कि ये पूरा का पूरा इतना लंबा इसका क्या है, टाइटल है। ठीक है, 1798 इज ऑफन एब्रीवेटेड, और जिसको संक्षिप्त रूप से हम टिंटन एबे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला
59 नंबर का मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दे रखी है, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार्ट हैथ हैड एल्स वेयर इट्स सेटिंग। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई है और ये लाइन बहुत फेमस है, ध्यान बनाए रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड इमोर्टलिटी ऑन इंटीमेशन से ली गई है, ध्यान बना, ठीक है, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी से ये लाइनें रटी हुई हैं, आप भी अपने दिमाग में इनको छाप लो एकदम, ठीक है। आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, जब तक ये लाइनें आपके दिमाग में नहीं छपेंगी कल्याण नहीं होगा, ध्यान बनाए रखना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही होगा। आंसर इसको पढ़ लेते हैं, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार हैथ हैड elsewhere its setting appears in ode on intimation of immortality from recollection of early childhood। ये जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। कब कंप्लीट किया गया दोस्त, लिख करके कंप्लीट कर दिया था 1804 में, लेकिन ये जो पोइम पब्लिश हुई थी वो 1807 में पब्लिश हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइटिक वॉल्यूम था जिसका नाम था पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, ठीक है। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, इन द ऑप्शंस बिलो विच वन डज नॉट, ठीक है, डिलाइनेट द स्पेशल फीचर ऑफ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ऑप्शन देख लेते हैं इसका कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। नीचे क्वेश्चन में तो बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी की विशेष विशेषताओं को रेखांकित नहीं करता, जो उसकी स्पेशल फीचर है वो स्पेशल फीचर को डेलिनेट नहीं करता है। तो ये बात आपको बताना है, तो कौन सा है, ये बड़े लंबे लंबे ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन इसका जो है, डी ऑप्शन, मैं सीधे ऑप्शन पर ही जा रहा हूँ, डी ऑप्शन जो है इसका वो नहीं करता, बाकी ये सभी करते हैं, ठीक है। अगला हम किसकी बात करते हैं, 61 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स। देखो लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स, ये यूपी टीजीटी के 2016 में दोस्तों पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये जो सोनेट है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा, लाइन लाइन पढ़िएगा, वर्ड बाय वर्ड अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आवर्स अपीयर इन अ सोनेट कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। द सोनेट वाज पब्लिश्ड, और ये जो सोनेट है वो कब पब्लिश हुआ था, 1807 में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोइटिक कलेक्शन आया था, ठीक है, 1807 में, 1807 में। 62 नंबर पे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब फिर से दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया, कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। तो देखो इसमें 3 विलियम वर्ड्सवर्थ के होंगे, 1 विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं होगा, तो कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन, लंदन नहीं है। लंदन 1802 जिसका अनादर टाइटल आपको कमेंट करके बताना है, लंदन 1802 का अनादर टाइटल आपको कमेंट करके बताना है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन विलियम वर्ड्सवर्थ का है, सॉलिटरी रीपर भी है, लेकिन लंदन नहीं है, ये विलियम ब्लैक की है। डी ऑप्शन जो है ना, ये जो पोइम है वो विलियम ब्लैक की है। यहाँ से देखो ये जो लंदन है ये किसकी है, इज अ पोइम बाय विलियम ब्लैक पब्लिश्ड इन 1794 में, इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नामक पोइटिक कलेक्शन में आया था। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 63 नंबर पे, ए बी यूपी टीजीटी के 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का द बॉर्डरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डरर नाम का एक वर्स्ट ट्रेजेडी है, प्ले है, ठीक है, ये प्ले कौन सा कैटेगरी में आता है, तो प्रोज ट्रेजेडी नहीं, वर्स्ट ट्रेजेडी है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वर्स्ट ट्रेजेडी है। और ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब पब्लिश हुआ था, 1842 में, लेकिन बॉर्डरर को लगभग लिखा गया था, वो कब लिखा गया था, 1795 से 97 के बीच में दोस्तों इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री
इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि सॉलिटरी रीपर जो है वो किस फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर मैं तुम पर छोड़ दूं कमेंट करने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर लिरिक बताते हैं, तो कहीं कहीं इसको जो है मेरे अनुसार तो ये दो दो ऑप्शन इसके होना चाहिए, कहीं कहीं ये लिरिक बोल देते हैं तो कहीं कहीं बैलड है। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन में जो हम यूथ से आपको पढ़ा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसमें लिरिक बताया गया है। ठीक है, और उसने एफ माना है, जो हमारा आयोग है उसने एफ में डाल दिया है क्योंकि दो दो ऑप्शन इसके रखे हुए थे। सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक पोइम बाई रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखो क्या है, लिरिक पोइम है। अगला, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। इट इज़ नोन दी एज लिरिकल बैलड लिरिक, पब्लिश्ड इन पोइम इन 2 वॉल्यूम। ठीक है, 1807। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ऑल द गिवन ऑप्शंस आर नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या मार्क कर दिया है, एफ मार्क कर दिया है। तो ध्यान बनाए रखना, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, काफ़ी बुकों में इसको लिरिक दे रखा है, काफ़ी बुकों में इसको बैलड दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि 65 नंबर पे, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम लाइन है, घोट के पी जाओ इसको कहीं पर भी, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, टिंटन अबे किसका है, टिंटन अबे, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर्स इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ बाय। ठीक है, इस नदी का भी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, बाय रिवर। ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798 दिस पोइम इज कंपोज्ड। और ये जो पोइम है हमारी टिंटन अबे वो ब्लैंक वर्स में दोस्तों लिखी गई है। अनराइम्ड लाइन, इसमें अनराइम्ड है, लाइन्स इसकी कैसी हैं, अनराइम्ड है। आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। इट इज़ आल्सो रिगार्डेड एज, और इसको माना जाता है ड्रामेटिक लिरिक। देखो कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे अब यहाँ से। अगला देखो कितनी बार लाइन लगा करके क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे छोड़ सकते हो। इन विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, पिछले भी रिपीट कर चुका हूँ, फिर आ गया ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ये लाइन कहाँ से ली गई है, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो पोइम लिख करके कंप्लीट हो गई थी 1804 में, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में। और कौन से वॉल्यूम में, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में। अगला, दिस पोइम इज और ये चीज़ भी ध्यान बनाए रखना, ये जो पोइम है वो इरेगुलर पेंडेरिक कोड में लिखी गई है। इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, 11 स्टेंजा हैं। कभी कभी आपसे इतना ही पूछ लेते हैं कि इस पोइम में टोटल स्टेंजा कितने हैं, तो आंसर कर दीजिएगा 11 हैं। 67 पे देखो क्या है कि फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वाज लाइक अ स्टार। एक एक लाइन इतनी प्यारी प्यारी आ रही है कि आपको भूलना ही नहीं है। दाई सोल तेरी आत्मा बाज लाइक अ स्टार, एक स्टार की तरह एंड डवेल्ट पार्ट। तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जॉन मिल्टन के लिए, किसके लिए, जॉन मिल्टन के लिए, तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी जो अब हमसे जुदा हो गई है ना। तो तेरी आत्मा किसकी आत्मा, जॉन मिल्टन की आत्मा। ठीक है, कौन कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसका आंसर देख लो क्या है। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन दाई सोल वाज लाइक अ स्टार इज डवेल्ट पार्ट, ये कहाँ से ली गई है, इनकी फेमस पोइम लंदन 1802, और इसका अनदर टाइटल था टू मिल्टन। ठीक है, पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम 1807। ही स्पीक दीज लाइन्स टू जॉन मिल्टन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला। अगला फिर से एक एक क्वेश्चन जो को इम्पॉर्टेंट है। एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाई, जो इवनिंग वॉक है और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, इसके साथ एक पोइम आती है एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये 2 पोइम्स को जरूर ध्यान बनाए रखना। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाई, इवनिंग वॉक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। देखो आंसर, एन इवनिंग वॉक
द फर्स्ट लॉन्ग पोइम दैट विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड, यानी कि ये इनकी पहली लॉन्ग पोइम थी जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया था। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793, और ये डेट पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसको जो है कब पब्लिश कराया गया था, तो 1793 में इसको पब्लिश कराया गया था। वाज रिवाइज्ड इन 1794, और इसको रिवाइज कब किया गया था, उसके एक साल बाद। 69 नंबर की अगर हम बात करें तो 69 नंबर पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कौन सा वर्क है दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि दी थॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ का है, इडियट बॉय विलियम वर्ड्सवर्थ का, सिमोन ली विलियम वर्ड्सवर्थ का है, बियॉन्ड नहीं है भाई, बियॉन्ड विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। बियॉन्ड किसका है, जॉन गॉल्सवर्दी का, ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखो बियॉन्ड इज अ नॉवेल, बियॉन्ड क्या है, एक नॉवेल है जो कि किसके द्वारा लिखा गया, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा। 1917 में बियॉन्ड को पब्लिश कराया था जॉन गॉल्सवर्दी ने। बाकी ये जो तीनों हैं, दी थॉर्न है, इडियट बॉय है, सिमोन ली है, ये सभी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर इंड्यूरिंग मैन किसने कहा था, तो किसने कहा था, एस.टी. कॉलरिज ने कहा था। एस.टी. कॉलरिज ने इनके पोएटिक डिक्शन की प्रशंसा करते हुए ये बात कही थी, हमेशा धीरज रखने वाला व्यक्ति। एवर इंड्यूरिंग मैन का हिंदी मीनिंग होता है जो हमेशा पेशेंस से काम लेता हो, जो हमेशा धीरज रखता हो। तो एस.टी. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना वो हमेशा धीरज रखने वाले व्यक्ति हैं, एस.टी. कॉलरिज। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान बनाए रखना। सैमुअल टेलर कॉलरिज रेफर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो एवर इंड्यूरिंग मैन बोलते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, एस.टी. कॉलरिज बोलते हैं। और इन हिज पोइम, कौन सी पोइम में बोलते हैं, तो एस.टी. कॉलरिज ने एक पोइम डेडिकेट की थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जिसका नाम था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या नाम था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये लिखी थी इन्होंने 1807 में। और एज आ रिस्पॉन्स देने के लिए टू पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम थी प्रिल्यूड को। प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में उन्होंने टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा था, क्योंकि प्रिल्यूड जो है, प्रिल्यूड किसको डेडिकेट की थी, एस.टी. कॉलरिज के लिए। तो इसीलिए उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने भी, एस.टी. कॉलरिज ने भी टू विलियम वर्ड्सवर्थ करके इनको लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 71 पे अगर हम बात करें, विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स। देखो अगर हम आपने डैफोडिल्स पोएम की बात करेंगे तो डैफोडिल्स पोएम में जो सबसे पहला स्टेंजा है और पहले स्टेंजा की जो अंतिम दो लाइनें हैं उनका राइम आपको मिलाना है। तो उनके अंतिम लाइन कौन सा है, ट्रीज और ब्रीज, ये राइम करते हुए नजर आएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इनकी अंतिम दो लाइनें कौन सी हैं, ए वाली हैं, ब्रीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, टू राइम वर्ड्स ये कौन से हो गए, ट्रीज और ब्रीज। ठीक है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, तो एक शब्द ये हो गया। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और एक शब्द ये हो गया। तो ट्रीज और ब्रीज दोनों राइम कर रहे हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज अ हॉस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को कैसे करके अ हॉस्ट कह करके डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि हॉस्ट का मतलब क्या है। तो हॉस्ट का कुछ और मतलब नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स के लिए बोला जाता है। किसको बोला जाता है, अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। हॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। 73 नंबर पे द लैरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। जो लैरिकल बैलेड हैं वो सबसे पहली बार कौन सी साल में पब्लिश हुए थे, 1798 में। 1798 में सबसे पहली बार आए थे। इनका आंसर देखो, द लैरिकल बैलेड वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798, 1798। लैरिकल बैलेड वाज पब्लिश, हमने क्या बताया, ये कोलाब्रेशन वर्ड था जो विलियम एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के कोलाब्रेशन में इसको पब्लिश कराया गया था। और इसका सेकेंड एडिशन लैरिकल बैलेड का जो पब्लिश हुआ था वो 1800 में आया था। इसका थर्ड एडिशन जिसमें अपेंडिक्स को जोड़ा गया था वो
1802 में, और इसका फाइनल एंड लास्ट वर्जन एडिशन जो आया था वो 1805 में आया था। 74 नंबर पे अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज द सब टाइटल, इनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम जो है वो सब टाइटल ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका आपको सब टाइटल बताना है। ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट माइंड, तो टिंटन सॉरी क्या क्या दिमाग से निकल रहा है, द प्रिल्यूड जो 1850 में मैरी हचिंसन के क्या लिख रहा हूँ 1850 में मैरी हचिंसन के द्वारा इनके मरने के 3 महीने के बाद पब्लिश करवाई गई थी, उसका सब टाइटल क्या था, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। और ये जो ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड था ये इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये टाइटल दिया गया था। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि वर्ड्सवर्थ ने इस वर्क को लिखा, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने इस वर्क का क्या नाम दिया था, तो पोइम टू कॉलरेज करके इसका नाम दिया था। तो तीनों चीज़ें आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, वर्क एक ही है लेकिन 3 व्यक्तियों के द्वारा इस वर्क को तीनों अलग अलग नाम दिए गए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइम टू कॉलरेज नाम दिया, इनकी बहन डोरोथी ने ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड, और इनकी जो पत्नी थी मैरी हचिंसन उन्होंने इसको प्रिल्यूड, जो कि 14 पुस्तकों में ये पब्लिश होती है। 1850 में हमने सारी कहानी बता दी, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ लो। प्रिल्यूड इज अ पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये स्टार्ट करते हैं 1799 में। ये ध्यान रखना, अब एक तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन चलेगा। 1798 में लैरिकल बैलड है, ध्यान बनाए रखना। 1798 की जो डेट है वो लैरिकल बैलड की है, लेकिन प्रिल्यूड को ये लिखना कब शुरू करते हैं, 1799 में, और इसको लिख करके फिनिश कब करते हैं, 1805 में। अच्छा, लैरिकल बैलड भी 1805 में आखिरी एडिशन उसका आया था 1805 में, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिमिलर करके बता दिया इसको कि भाई 1805 में दोनों ही होती हैं, लेकिन अगर आपको लैरिकल बैलड आए तो यहाँ पे 1798 देना है, ठीक है, और अगर प्रिल्यूड आए तो 1799 में ये लिखना शुरू करते हैं और इसको लिख करके फिनिश कर देते हैं 1805 में। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850, लेकिन इसको 1850 में प्रिल्यूड को क्या कराते हैं, पब्लिश कराते हैं। लेकिन कौन कराता है, ये खुद नहीं कराते, इनके मरने के 3 महीने बाद इनकी पत्नी कराती हैं। और इसका सब टाइटल पूछा गया था आंसर में, तो सब टाइटल ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का सब टाइटल क्या है, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड। अब सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है कि विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड अ फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना को, कौन सी पोइम को, कौन सी कृति को, कौन से वर्क को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री बोला गया है, तो कौन सी पोइम को बोला गया, टिंटन अवे को। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, टिंटन अवे। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ड्रामेटिक लिरिक टिंटन अवे हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री, और ये कब पब्लिश हुई थी, 1798 में, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, और इसमें से किसने कहा, ये 4 ऑप्शन फिर आपके सामने हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फ्रेज है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये कौन सी पोइम में आता है, माई हार्ट लीप्स अप में इस लाइन को बोला जाता है। अब दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। उन दोनों फिगर ऑफ स्पीच को आप कमेंट में नाम लिख कर बताइएगा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन में वो 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो कौन से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, प्रिल्यूड में टोटल कितनी जो है बुक्स हैं। प्रिल्यूड में हमने पहले ही बता दिया 14 पुस्तकों के साथ ये पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी, 1850 में मैरी हचिंसन के द्वारा विलियम वर्ड्सवर्थ के मरने के 3 महीने बाद। प्रिल्यूड में टोटल कितनी, 14 पुस्तकें हैं। प्रिल्यूड का दूसरा नाम अनदर टाइटल क्या है, ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड है। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। प्रिल्यूड को लिखना शुरू करा था 1799 में एट द एज ऑफ
28 एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन द थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन भर इस वर्क पर वो कार्य करते रहे। ही कंप्लीटेड इट इन 1805, और 1805 में इसको लिख करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसको पब्लिश कब कराया? 1850 में। सारे पढ़ते ही पढ़ते तुम्हें सारे क्वेश्चन रट जाएंगे, सारे क्वेश्चन लर्न आउट हो जाएंगे। 78 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम बर्ड्सवर्थ। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट विलियम बर्ड्सवर्थ के बारे में करेक्ट नहीं है। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? ये देखो, ये तो करेक्ट है बिल्कुल। विलियम बर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड डैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन, ये बिल्कुल सही है। फिर ये देख लेते हैं, थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमॉर्टलिटी एज अ पोइट, ये भी बिल्कुल सही है। सी वाला नहीं है। देखो दूर से ही नज़र आ जाता है आंसर कि सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सी वाला इसलिए नहीं है, ये कॉकर, इन्होंने कहा लैरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड एट कॉकर माउथ। नहीं, लैरिकल बैलेट भैया कॉकर माउथ में पब्लिश नहीं हुए, एक कम्बरलैंड में पब्लिश हुए थे। तो सी ऑप्शन ठीक है। और प्रिल्यूड को कंप्लीट किया 1850 में, ये भी सही है। तो ये सी वाला गलत है, सी वाला गलत है। ये विलियम बर्ड्सवर्थ के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है। 79 की बात करें तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नेचर बोथ लॉ एंड इम्पल्स। देखो कौन से पोइट को, निम्नलिखित में से किस कवि के लिए किस कवि के लिए बोथ लॉ एंड इम्पल्स यानी कि प्रकृति, लॉ एंड इम्पल्स, कानून और आवेग दोनों का कवि माना जाता है? तो किसको माना जाता है? विलियम बर्ड्सवर्थ को। लॉ एंड इम्पल्स दोनों का कवि माना जाता है विलियम बर्ड्सवर्थ। आंसर देखो इसका क्या कह रहा है। विलियम बर्ड्सवर्थ को रिगार्डेड माना जाता है द पोइट, कवि ऑफ नेचर, प्रकृति का कवि माना जाता है। बोथ लॉ एंड इम्पल्स यानी कि लॉ मीन्स कानून होता है और इम्पल्स मीन्स क्या होता है? आवेग, नियम और कानून। अगला देखो फिर से आंसर करना है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज अ कोट फ्रॉम द पोएम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। देखो ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको तुम्हें अपने दिमाग में सेट करके ही जाना है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो लाइन है वो पहले तो आपको ये बताना है कौन सी पोएम से ली गई है। तो माई हार्ट्स लीव्स अप से ली गई है। दूसरी चीज़ आपको ये बताना है ये किसके द्वारा लिखेगी, तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखेगी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें मैं बता दूं, मैं यही बात बता रहा था कि ये जो लाइन है ना, माई हार्ट लीव्स अप्स के अलावा जो है ये दी थॉर्न में भी अपीयर होती है ये लाइन विलियम बर्ड्सवर्थ की। तो दो पोइम में ये लाइन अपीयर होती है। 81 पे अगर हम बात करें, 81 पे बात करें, ओ ब्लेस्ड वर्ड द अर्थ बी पेस अगेन अपीयर टू बी एंड इज फिट हैव टू दी। ये जो डिस्क्रिप्शन है बाय बर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड, किसके बारे में, कौन सी चिड़िया के बारे की बात कर रहे हैं? तो हम कुक्कू की बात कर रहे हैं। और ये पोइम भी हमारी कौन सी है? टू द कुक्कू ही है, वहाँ से इस लाइनों को लिया गया है दोस्तों। 82 नंबर पे अगर हम बात करें, लैरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। लैरिकल बैलेट कब पब्लिश हुए थे? 1798 में। 1798 यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर कई बार रिपीट कर चुके हैं वही चीज़ें हैं। कोलैबोरेटेड वर्क है, एस टी कॉलेज विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वॉल्यूम लैरिकल बैलेट का 1798 में आया था। इसमें टोटल 23 पोइम थी, 19 पोइम विलियम बर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोइम एस टी कॉलेज की थी। अगला, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड बाय विलियम बर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। तो दी प्रिल्यूड, ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कौन सी पोइम को कहा जाता है? द प्रिल्यूड को। और दूसरी चीज़ अगर आप ऐसे ना पहचान पाओ कि प्रिल्यूड को ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कहा जाता है या नहीं, तो देखो ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड ये अनदर टाइटल है प्रिल्यूड का, जो कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया था। आंसर देखो, बड़ा ये चीज़ जरूर पढ़ा करो। प्रिल्यूड पोएम बाय विलियम बर्ड्सवर्थ है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसको 14 पुस्तकों में डिवाइड किया गया है। ये क्या लिख दिया 14 बुक, ये 85 कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो। 14 बुक्स में इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया। फुल टाइटल इसका क्या है? प्रिल्यूड।
ग्रोस ऑफ अ पोइट्स माइंड है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको 1799 में लिखना शुरू करा था, लिख करके फिनिश कर दिया इसको 1805 में, और ये पब्लिश हुई थी 1850 में आफ्टर हिज डेथ, यानी कि पास्थोमसली, मरणोपरांत। 84 नंबर की अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वाज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस। देखो यहाँ पर यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि उनके शुरुआती जीवन में उन्हें दो प्रभावों ने बढ़ावा दिया था, फोस्टर्ड किया था। दो प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े थे। टू इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो वो टू इन्फ्लुएंसेस कौन से थे, कौन कहता है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग सेड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। अब क्या आंसर देखो, पढ़ लो अच्छे से, वो दो प्रभाव कौन से थे। विलियम वर्ड्सवर्थ सेड दैट हिज अर्ली लाइफ ही वाज फोस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस, पहला ब्यूटी और दूसरा फियर। तो दो इन्फ्लुएंसेस ध्यान बनाए रखना, ठीक है, कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि उनके शुरुआती जीवन में उनके दो प्रभाव, दो इन्फ्लुएंस थे, एक ब्यूटी दूसरा फियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये लाइनें कुछ दे रखी हैं दोस्तों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड, टेबल टर्न से ये लाइन ली गई हैं। मे टीच यू मोर ऑफ मैन आर मोरल एबल एंड ऑफ गॉड देन ऑल दी सेजेस कैन। दिस वाज रिटन बाई, ये किसके द्वारा? आंसर बड़ा क्वेश्चन बड़ा सरल पूछ लिया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो टेबल टर्न पोइम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसको कब लिखा गया है? ये एक्चुअली लैरिकल बैलड जो 23 पोइम आती थी उसमें ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और 1798 में। ठीक है, टेबल टर्न में टोटल कितनी लाइनें हैं? 32 लाइनें हैं, 8 स्टेंजा हैं। और दिस पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, और एड्रेसिंग फॉर्म में इसको लिखा गया है। और इसमें किसको एड्रेस किया गया है? आ स्पीकर पोइट, यानी कि एड्रेस दिस हिज फ्रेंड मैथ्यू हु इज अ ग्रेट बुक वर्म, यानी कि इसमें एक मैथ्यू नाम का उनका दोस्त होता है जो कि किताबी कीड़ा होता है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। तब कभी कहते हैं अरे किताबों के अलावा बाहरी प्रकृति की दुनिया में भी घूम करके देखो, किताबें ही तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाती हैं, बल्कि हम लोग प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेट बी नेचर योर टीचर, प्रकृति को भी अपना शिक्षक बनने दो। 86 नंबर की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओ, तो इसमें अंडरलाइन शब्द नहीं किया है। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें रिसेंटली वर्ड को अंडरलाइन किया गया है बुक में। ठीक है, ऐसे करके। तो उन्होंने ये पूछा है ये जो रिसेंटली जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ये एल लगा है, एडवर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब। 87 नंबर पे अगर हम बात करें, ऑफ द 4 ऑप्शंस वन इज नॉट पार्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, आइडेंटिफाई वन विच इज नॉट हिज व्यू। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है सरलता की 4 विकल्पों में से विलियम वर्ड्सवर्थ के कविता पर विचारों का कौन सा विचार जो है वो हिस्सा नहीं है। विकल्प पहचान करके उनका कौन सा दृष्टिकोण नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पे पता लग गया है, बी नहीं है। पोइट्री शुड यूज मॉरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम, क्योंकि कविता को नैतिकता और सद्गुण को अपने मुख्य थीम, मेन थीम के रूप में उपयोग करना चाहिए। ये उनकी कविता का जो है वो व्यू नहीं है कविता के ऊपर, बाकी सभी हैं। ठीक है, अगला 88 नंबर की अगर हम बात करें, इन द एडवर्टाइजमेंट टू लिरिकल बैलड वर्ड्सवर्थ मेंशन वन ऑफ द इंस्पायरेशंस ऑफ हिज पोएम लाइक द टेबल टर्न, व्हाट इज द इंस्पायरेशन। क्वेश्चन ए कहा गया है 88 नंबर पे, लिरिकल बैलड के जो एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इन दी एडवर्टाइजमेंट टू लिरिकल बैलड में वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविताओं जैसे दी टेबल टर्न की प्रेरणाओं में से एक का उल्लेख किया। वो प्रेरणा क्या थी, यानी कि किस से इंस्पायर थे, वो इंस्पायरेशन आपको बताना है आंसर
conversation with a friend who somewhat unreasonably attached to modern book of क्या लिखा है, moral philosophy। मतलब ये एक मित्र के साथ बातचीत जो नैतिक दर्शन के आधुनिक पुस्तकों से कुछ हद तक अनुचित रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो एकदम बुक बॉम्ब बन चुका है, किताबी कीड़ा बन चुका है, बाहरी प्रकृति से उसको कोई लेन देन नहीं है। तो कभी अपने दोस्त को समझाते हुए कहते हैं, यार इन किताबों में ही क्यों घुसे रहते हो, किताबों के अलावा प्रकृति से भी हमें नॉलेज मिलती है, तो प्रकृति का भी आनंद उठाइए आप। 89 नंबर पे, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ ओड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड। क्या कहा गया है, वर्ड्सवर्थ के कौन से ओड इरेगुलर ओड का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कौन सा है जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये हमारा इरेगुलर ओड है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी कैसा है, एक इरेगुलर ओड है, ठीक है। ग्रेट ओड इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। 1804 में इसे कंप्लीट किया, लिख करके पब्लिश हुआ था 1807 में, और इनका एक पोइटिक कलेक्शन था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इरेगुलर ओड। दिस पोएम इज एन इरेगुलर पेंडायरिक ओड। ध्यान बनाए रखना, ये जो पोएम है ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी एक इरेगुलर पेंडायरिक ओड है जिसमें 11 स्टेंजा हैं, ठीक है। 90 नंबर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो विच आर द 2 वर्ड्स डेट द सॉलिटरी रीपर इज कंपेयर्ड इन द वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रीपर। अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता जो सॉलिटरी रीपर है, इसमें सॉलिटरी रीपर की तुलना किन 2 पक्षियों से की गई है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिटरी रीपर की तुलना किन 2 पक्षियों से की गई है सॉलिटरी रीपर नामक कविता में, तो किन 2 पक्षियों से की गई, नाइटिंगेल और कुक्कू से। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 91 पे कौन सा है, 91 पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एप्टली कन्वेज द अंडरलाइंग थीम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल टर्न्ड। क्वेश्चन में ये सीधे सीधे बोल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द टेबल टर्न्ड के अंतर्निहित विषय को सटीक रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें अगर हम इसके थीम की बात करें, मेन थीम की बात करें टेबल थीम की, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अ कॉल टू मैनकाइंड आस्किंग हिम टू लर्न मोरल फिलॉसफी इंट्यूटिवली फ्रॉम नेचर रादर देन फ्रॉम बुक्स। मतलब ये है कि वो मैनकाइंड से कह रहे हैं, मानव जाति से नैतिक दर्शन को पुस्तकों से नहीं बल्कि प्रकृति से सहज रूप से आसानी से सीखने के लिए कहने का आह्वान करते हैं कि तुम पुस्तकों की अपेक्षा प्रकृति से बहुत आसानी से सीख सकते हो। यानी कि क्या चीज़ सीख सकते हो, नैतिक दर्शन, ठीक है, मोरल फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन हमारा 92 नंबर पे कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी नोट अबाउट द पोएम आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। देखो निम्नलिखित में से कौन सी कविता विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड के बारे में एक एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक नोट है, तो कौन सी कविता है भाई, आंसर बता दीजिएगा इसमें, यानी कि सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी। द सब्जेक्ट ऑफ दीज स्टेंजाज इज रादर एन elementary feeling and simple impression upon the imaginative faculty rather than the excursion of it। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है स्टेंजाज का, यानी कि इन स्टेंजाज का जो विषय है कल्पनाशील क्षमता पर एक प्राथमिक भावना और सरल प्रभाव, ना कि इसका एक प्रयास। तो सरल तरीके से प्रभाव को छोड़ना, सिंपल इंप्रेशन, एलिमेंट्री फीलिंग, यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे क्या कहा गया है कि मैनी क्रिटिक्स सजेस्ट दैट वर्ड्सवर्थ रिपीटेड अ फ्यू ऑफ हिज थीम्स अक्रॉस सेवरल ऑफ हिज पोएम्स। वन सच इंस्टेंस इज द थीम ऑफ हिज पोएम टेबल टर्न्ड वेयर द रोमांटिसिस्ट नेचर एंड पर्पजेज क्या लिखा, एक्सपीरियंशियल और नेचुरल लर्निंग टू बी बेटर देन पेंडेटिक लर्निंग। वेन पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टेबल टर्न्ड इन दोज एलिमेंट्स। क्या बोला गया है, वो सीधी सीधी बात ये कह देते हैं कि कौन सी कविता उन तत्वों में जो टेबल टर्न्ड के समान है, तो कौन सी है, इसमें बड़ी सी प्यारी सी कविता है, ए ऑप्शन ध्यान बनाए रखना, एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई।
एक्सपोचुलेशन एंड एक्सपेचुलेशन एंड रिप्लाई। कोई वर्ड बड़े टफ आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जुबान को लकवा मारने को दौड़ रहे हूँ। अगला 94 नंबर की अगर हम बात करते हैं, दी फाइनल वर्जन ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड अपीयर्ड इन। जो विलियम बर्ड्सवर्थ का फाइनल वर्जन है वो कब अपीयर हुआ था? देखो फाइनल वर्जन की वो बात कर रहे हैं, ध्यान बनाए रखना। तो सी 1850 में प्रील्यूड एकदम फाइनली जो है वो कब आई थी? 1850 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, सी ऑप्शन। अब क्या है? प्रील्यूड द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, ये चीज़ जरूर ध्यान बनाए रखना है। इंग्लिश पोइट विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया था, लेकिन बर्ड्सवर्थ का जो इंटेंटेड एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर फिलोसफिकल रेक्लूज विच बर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड। द प्रील्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑफ द डिटेल ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ लाइफ। ये चीज़ जरूर समझिएगा, बड़ी प्यारी बात कह दी है इसमें, यानी कि ये जो इनकी प्रील्यूड थी, प्रील्यूड जो पोइम थी जिसका उद्देश्य अधिक दार्शनिक रेक्लूज का परिचय देना था, ये रेक्लूज का इंट्रोडक्शन के रूप में इसको रखा जाना था, जिसे विलियम बर्ड्सवर्थ ने, यानी कि रेक्लूज जो पोइम थी उसको विलियम बर्ड्सवर्थ ने कभी भी पूरा नहीं कर पाए। द प्रील्यूड विलियम बर्ड्सवर्थ के जीवन के विवरणों पर आधारित है, अगर हम प्रील्यूड की बात करें, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है तो इनके जीवन के बहुत सारे डिटेल्स इसमें इनको मिलते हैं, ठीक है। एक अत्यंत व्यक्तिगत और खुलासा करने वाली रचना है, ये इनकी बहुत पर्सनल है, ध्यान बनाए रखना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर। लीच गैदरर का मतलब होता है जोंक इकट्ठा करने वाला। अब यहाँ पर आपको मैं एक कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि लीच गैदरर का अनदर टाइटल आपको बताना, लीच गैदरर के एक दो कैरेक्टर आप बता दो, कैरेक्टर नेम बता दो, छोड़ो, ठीक है। अपीयर्स, एक किस में अपीयर होती है लीच गैदरर, आपको बताना है, तो किस में? डी रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला कौन सा है? 96 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। क्या कहा गया है? आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। क्या बोला गया? आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि मैं बादलों की तरह अकेला भटकता रहा। जिस तरीके से बादल निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं भी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता रहा, ठीक है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, बड़ा प्यारा सा लाइन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है 96 नंबर पे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी पोइट कभी मूव्ड, घूम रहा, एज एमलेसली, उसी तरीके से बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य से घूम रहा है, एज द क्लाउड, जैसे बादल घूमता है। यही बात कही गई है, कभी बादल की तरह लक्ष्यहीन, बिल्कुल बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा है, जैसे बादल बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लिस वाज इट इन डेड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, दिस अकर्स इन द पोएम बाय। ये भी कौन सी? विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। लेकिन ये जो लाइनें हैं, ब्लिस वाज इट, ये लाइन जरूर याद रखना, ब्लिस वाज इट, ये जो लाइन है वो कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो विलियम बर्ड्सवर्थ की पोएम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द पोइट्री ऑफ विलियम बर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। उन्होंने ये कहा है कि जो पोइट्री है, निम्नलिखित कविताओं में क्या समानता है? नहीं, क्या है? विलियम बर्ड्सवर्थ और कॉलेज की कविताओं का उल्लेखनीय रूप से प्रभावित थी। किस चीज़ से प्रभावित थी ये बताना है आपको, यानी कि विलियम बर्ड्सवर्थ की पोइट्री और कॉलेज की पोइट्री वो मुख्य रूप से किससे इन्फ्लुएंस थी, किससे ज़्यादा? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन उस समय चल रहा था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 99 पे देखो, व्हाट इज़ द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोइम। 4 पोइम आपको दे रखी हैं दोस्तों, यानी कि चारों पोइम में कोई एक चीज़ कॉमन है, आपको ढूंढना है। जैसे विलियम बर्ड्सवर्थ की रेक्लूज है, ये क्या है? अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुई है। शैली का द ट्रम्प ऑफ लाइफ है, ये भी अनफिनिश्ड है। वायरन का डॉन जॉन है, ये भी अनफिनिश्ड है। अच्छा, जॉन किट की हिपेरियन, ये भी अनफिनिश्ड है। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? ये चारों के चारों राइटर्स के जो वर्क हैं वो सभी अनफिनिश्ड हैं। कैसे हैं? अनफिनिश्ड। आंसर देख लो,
कोई ऐसा है? हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन पढ़ो, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोइम, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोइम। 99 के बाद में ये चाहोगे पढ़ना, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हो। शैली का जो ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो 1822 में आया था, मेजर वर्क था, अनफिनिश्ड रह गया। वायरन का डॉन जोन है, ये सैटेरिकल पोइम थी, ठीक है। और ये कीट का जानो तो जान लो, अच्छा है कि हेपेरियन जो है वो जॉन कीट के द्वारा लिखा गया 1819 में, ठीक है। अगला, और ये 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 100 नंबर का क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोइट क्वाइंट द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, यानी कि कौन सा ऐसा रोमांटिक पोइट था जिसने इस फेज को जो है क्वाइन किया, तो वो थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और कौन सी बुक में? प्रिल्यूड के 12th बुक में, ठीक है, इस वर्ड को क्वाइन किया है। कौन सा? स्पॉट्स ऑफ टाइम, ठीक। और कुछ है?